चलें जी, क्लास ज्वाइन करें प्लीज। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ, बाकी बच्चों वालेकुम को सलाम। ज्वाइन कर लेना ताकि अभी हम क्लास अपनी रख लें। तो जुम्मे के बाद पॉसिबल नहीं होगा। पहले हमने अभी शेड्यूल की थी, लेकिन वो किसी कमिटमेंट मसरूफियत की वजह से ना जुम्मे के बाद मैं रख रहा था। फिर अब वो जुम्मे से पहले दोबारा रखनी पड़ रही है। तो प्लीज़ उनको कहें कि ज्वाइन कर लें। सर वो मेरा क्लैश भी आ रहा है 10 AM पे। आपका क्लैश आ रहा है? जी जी जी। चले, जब तक क्लैश नहीं है ना उस वक्त तक तो ज्वाइन करके रखें। अच्छा जी, आपको स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हुई है? यस सर। अच्छा जी, ठीक है, हम फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने लिमिट्स के बारे में बताना शुरू किया था लास्ट क्लास में, तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। तो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तीन फिगर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है जी, आ रहे हैं नजर? तीन ग्राफ्स नजर आ रहे हैं।
तीन ग्राफ नजर आ रहे होंगे, ए बी और सी। अब ये, कैन यू सी देम? यस सर। हाँ, इसमें अब आप देखें ना, ए जो है उसका जो फंक्शन लिखा हुआ है वो आपके पास है x² - 1/x - 1। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि फॉर x = 1 देयर इज ए द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, अनडिफाइंड। तो वहां पर हमने इसको एक सर्कल से, एक होल से शो किया हुआ है। इसके बराबर में एक फंक्शन है, जो दूसरा ग्राफ बी ग्राफ है, g(x). इसमें फंक्शन को डिफाइन इस तरीके से किया है कि x = 1 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 बताई हुई है, और अदरवाइज जो है वो उस तरीके से x² - 1/(x - 1)। माइक अपना प्लीज बंद कर लें। तो इसमें जो इशू था यानी फंक्शन पिछले वाले के साथ, उसके मुकाबले में यहाँ पर इशू नहीं है। वहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड था फॉर x = 1। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास है 1 के बराबर। g(x = 1), g(1)=1, यहाँ पे मैंने एरो रखा हुआ है। और जो सी ग्राफ है इसके अंदर आपके पास h(x)=x+1। इसमें कोई किसी किस्म का बाजार कोई इशू नजर नहीं आ रहा। फंक्शन भी आपका x = 1 पे डिफाइंड है, और देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी, नथिंग इज रॉन्ग विद इट। तो ये तीन डिफरेंट जो है ना आपको नजर आ रहे हैं केसेस। अब अगर आप लिमिट की बात करें, तो जो पहला वाला ए है, f(x) है, उसके अंदर अगर आप इसकी लिमिट फाइंड आउट करें फॉर एज x अप्रोचेस 1, तो लिमिट विल बी, कितनी लिमिट होगी कोई बता सकता है? लिमिट कितनी होगी इसकी? सर अनडिफाइन हो जाएगा। लिमिट 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 कितनी होगी इसकी, f(x) की, पहले वाले की? अगर आप लिमिट जल्दी, पिछली क्लास में हमने कैलकुलेट की थी ना, लिमिट अगर हम इसकी कैलकुलेट करते हैं तो सर 2। लिमिट इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। सही कहा आपने, 2 हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ ना कि मैं शेयरिंग जो है वो उसकी, सर टू। हाँ जी 2 हो जाएगी। मैं फुल स्क्रीन की शेयरिंग कर देता हूँ शुरू, ताकि वो भी मैं दिखा सकूँ ना पेंट आपको। एक मिनट। मैं आपको ना खुद से भी कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ लिख के। अच्छा जी, आपको ये भी मेरा ये पेंट नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? और सर हाँ, अब हमारा जो f(x) है वो किसके बराबर था? x² - 1/x - 1। अगर हम इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं, लिमिट एज x अप्रोचेज 1, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 1, x² - 1/x - 1। तो दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 1, x-1 x+1, इसको हमने फैक्टराइज कर दिए, डिवाइडेड बाय x-1। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x-1 x+1। then we will put this value of x, evaluate the limit, so this will be 1 + 1 = 2। तो जो लिमिट आती है इसकी, लिमिट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम लिमिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पर आपके पास पहले केस में लिमिट एग्जिस्ट करती है, दूसरे केस में फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है x = 1 पे, लेकिन लिमिट और वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं है। तीसरे केस में सी के अंदर लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, और दोनों एक दूसरे के बराबर भी हैं। ये इन तीनों में फर्क है। क्या समझे? बाकी स्टूडेंट्स को कहें वो भी ज्वाइन कर लें इसको, सेशन को। ओके सर।
तो ये तीन ग्राफ आपको ये शो कर रहे हैं कि आपके पास पहले केस में लिमिट एग्जिस्ट करती थी लेकिन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था एक जगह पे, फंक्शन अनडिफाइंड था। डिसकंटिन्यूटी की हम बाद में बात करेंगे। फंक्शन अनडिफाइंड था एक जगह पे। दूसरे केस में लिमिट तो एग्जिस्ट करती थी पर फंक्शन भी डिफाइंड था और उसकी जो वैल्यू है वो मुख्तलिफ थी लिमिट से। तीसरे केस में फंक्शन कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं था, फंक्शन उस पॉइंट पे वन जिसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पे डिफाइंड था और वहाँ पे उसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती थी और वैल्यू भी लिमिट के बराबर थी। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज थी। इससे कॉन्सेप्ट निकल के आता है कंटिन्यूटी का, जिसकी हम नेक्स्ट बात करेंगे थोड़ी देर में। ये वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, जो अलग अलग करके हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें स्लाइड्स में। This equality of limit and function value has important meaning. As illustrated by the three examples, equality of limit and function value captures the notion of continuity. Continuity जो है वो 2.5 में जो है, सेक्शन 2.5 जो आर्टिकल है किताब का उसमें पढ़ेंगे। The process of finding a limit can be broken up into a series of steps involving basic involving limits of basic functions which are combined using a sequence of simple operations that we will develop. तो कुछ हद तक हमने जो है ना लिमिट फाइंड करने का तरीका देखा भी है, सीखा भी है अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने वो सॉल्व करके दिखाया था आपको। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं इस सिंपल फंक्शन से। y इज इक्वल टू एक्स, उसका ग्राफ जो है वो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। तो यस सर। इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं जी। कुछ कहना चाह रहे थे हम? नो सर। हाँ, ये जो फंक्शन है ना y इज इक्वल टू एक्स, नजर तो आ रहा है ना स्क्रीन आपको? जी। यस सर। स्क्रीन में क्या नजर आ रहा है? एक्स एग्जाम्पल 3 नजर आ रही है सर। हाँ बस ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन। ये जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है ना y इज इक्वल टू एक्स, इसका नाम होता है, इसको नाम दिया जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन है और c पर इसकी वैल्यू जो है x की वैल्यू c पे, y की वैल्यू c आ जाती है। अब वी फाइंड द लिमिट्स ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन और एंड ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एज x अप्रोचेस c। तो आइडेंटिटी फंक्शन के केस में क्या होता है कि if f is identity function f of x is equal to x, then for any value of c, जब हम लिमिट इस पे लगाएंगे x अप्रोचेस c f of x, तो आप फिर x की f of x की जगह हमने x पुट किया, फिर x की जगह c रख दिया, तो इसकी लिमिट आएगी c। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो है उसमें उसमें लिमिट जो आती है, जो आपने लिमिट पॉइंट रखा है वही उसकी लिमिट होती है। यानी लिमिट पॉइंट x की वैल्यू है, x जिसको अप्रोच कर रहा है उसको लिमिट पॉइंट कहते हैं, और जो फंक्शन की वैल्यू निकलती है उसको हम लिमिट ऑफ द फंक्शन कहते हैं। जैसे ये, अच्छा, जैसे ये आपके पास है कि एक्स जो है 3 को अप्रोच कर रहा है, तो हमने ये आइडेंटिटी फंक्शन में जो है जब लिमिट लगाई है एक्स अप्रोचेस 3 और एक्स, तो ये 3 के बराबर आ जाती है। तो ये सिंपल सी बात है, तो कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी किस्म की। जो आइडेंटिटी फंक्शन था उसकी लिमिट के बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी किस्म की। नो सर। नो सर। जैसे आपका आइडेंटिटी फंक्शन आपने हमने रखा हुआ था ना एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, तो जब आप एक्स अप्रोचेस एनी नंबर वन, से फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस वन एक्स इज इक्वल टू वन, ये इसका लिमिट होगी। अच्छा, अब दूसरा जो आपके पास है वो कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो किसी कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो लेट मी राइट इट हेयर। एफ ऑफ एक्स जो है, या जो भी फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स जो भी, दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, से फॉर एग्जांपल के। इस पे अगर हम लिमिट लगाते हैं एक्स अप्रोचेस सम नंबर, कांस्टेंट नंबर सी एफ ऑफ एक्स, देन दैट विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए इसको? ये किसके बराबर के होना चाहिए इसको? सी। के बराबर होगा।
sin k के बराबर, क्योंकि f है ही k के बराबर, चाहे जो मर्जी x की वैल्यू रखे। तो ये एक नोट करने वाली बात है, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसमें आपका जो फंक्शन है उसकी लिमिट उसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होती है। मतलब फंक्शन है इसी तरह का कि उसकी वैल्यू है ही के, तमाम एक्स ही देखें, जैसे आपको नजर आ रहा है एक्स की जो भी वैल्यू आप रखें फंक्शन की वैल्यू के है, तो अगर आप सी भी रख लें तब भी वो के ही रहेगी। तो इस तरह के केसेस में फंक्शन की वैल्यू के ही रहती है, चेंज नहीं होती। तो कौन इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शंस में जब हम लिमिट लगाते हैं तो लिमिट लगाने से उसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू वही रहती है जो होती है। ये एक नोट करने वाली बात थी। पिछले केस में आइडेंटिटी फंक्शन था, एक्स की जगह हमने सी रख दिया था। अब हमारा आइडेंटिटी फंक्शन तो नहीं, हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। इसमें हम जो है वो क्या कहते हैं, जब लिमिट इस पे रखेंगे भी तो यू विल गेट द सेम कांस्टेंट वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं जरा। ये जैसे एक एग्जांपल दी हुई है कांस्टेंट फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। तो जब हमने लिमिट लगाई एस एक्स अप्रोचेस -7, उस सूरत में भी जब हमने लिमिट लगाई एक्स अप्रोचेस 2, उस सूरत में भी एक ही वैल्यू निकल के आती है एंड दैट इज 4। ठीक है, जो उस फंक्शन की वैल्यू थी। तो ये कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन हो गए। अब अगली बात ये कह रहा है कि फंक्शन में नॉट हैव अ लिमिट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। लिमिट का एग्जिस्टेंस जो है ना, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे हो, हर पॉइंट पे हो, हर वैल्यू ऑफ सी पे हो। फंक्शन मे नॉट हैव अ लिमिट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, सम वेज दैट लिमिट कैन फेल टू एग्जिस्ट आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर। ये जो फिगर नजर आ रहा है इसमें ये शो किया हुआ है कि कभी कभार जब लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती तो क्या सूरत हाल बन सकती है, इसकी एग्जांपल चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि लिमिट आपकी हमेशा ही एग्जिस्ट करेगी। इट डिपेंड्स ऑन दी फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन दी पॉइंट कि किधर की आप बात कर रहे हैं। हर पॉइंट के ऊपर नहीं लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और ऐसे भी पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ना करे। आर यू फॉलोइंग मी? यस सर। यस सर। yes, ये पहला जो ग्राफ है ना, वो देखें लेफ्ट साइड पे जो पहला ग्राफ है, एक स्टेप फंक्शन नजर आ रहा है, ये वाला। तो इसके साथ प्रॉब्लम ये है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई की जो वैल्यू है वो आपको 0 भी नजर आती है और 1 भी नजर आती है, यानी देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी है। ऐसे कि जब एक्स लेस देन 0 है तो वहां पर वाई की वैल्यू 0 है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वहां पे 1 है। तो इस सूरत में इस पॉइंट के ऊपर इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही, इसका जरा देखें क्या कहता है ये। ये जो है द फंक्शन जंप्स, द यूनिट स्टेप फंक्शन यू एक्स हैज नो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0 because its value jumps at x is equal to 0. For negative values of x arbitrarily close to 0, ux is equal to 0. For positive values of x close to 0, ux is equal to 1. There is no single value L approached by the ux। देखिए इस ग्राफ के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको देखें, इसमें जब आपका x जो है वो ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, ये एक्सटेंसिवली यूज होगा आगे सिग्नल सिस्टम वगैरह के अंदर भी आएगा। जब आपका जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो इसकी वैल्यू 1। अगर आप इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं इधर से अप्रोच करते हुए पॉजिटिव साइड से x ग्रेटर देन 0 से, तो आपको लगता है कि ये y की वैल्यू 1 होगी, y 1 की अप्रोच करेगी या लिमिट 1 होगी इसकी। लेकिन अगर आप इस साइड से अप्रोच करते हैं, यानी कि दूसरी वाली साइड से, नेगेटिव साइड से x लेस देन 0 से, तो आपको लगता है कि y जो है वो 0 का अप्रोच करता हुआ नजर आता है, यानी y की वैल्यू 0 होगी या लिमिट इसकी निकल के आएगी 0। तो लिमिट की वैल्यू तो एक ही आनी चाहिए, दो डिफरेंट तो नहीं आती एक जगह पे। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। इसके लिए फिर जो है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, जंप डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो ये जो पॉइंट है ना, वो है ये वो वाला केस है कि जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब दूसरे वाले ग्राफ पे आ जाए, उसको क्या प्रॉब्लम है।
दूसरे ग्राफ के अंदर आपके पास जो ग्राफ है वो y 1/x है, जब x जीरो नहीं है, लेकिन जब जीरो होता है तो वहां पर x की वैल्यू डिफाइन कर दी है, जीरो के बराबर है। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि मतलब ये अगर ये आप डिफाइन ना करते x इज इक्वल टू जीरो, तो उस सूरत में इसकी वैल्यू ही ना डिफाइंड होती, कि जब आप जीरो रखते 1/0 इन्फिनिटी हो जाता, y की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है एट x इज इक्वल टू जीरो। तो इन्होंने वो वैल्यू गिवन गिवन की हुई है, फंक्शन के अंदर डिफाइन की हुई है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं, एंड इफ यू मूव फ्रॉम द पॉजिटिव साइड x ग्रेटर देन जीरो से, अगर आप x इज इक्वल टू जीरो की तरफ मूव करते हैं, तो y की वैल्यू बड़े से बड़ी होती चली जाती है। एज यू मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू y एक्सिस फ्रॉम द राइट हैंड साइड x इज ग्रेटर देन जीरो, यानी इस वाली साइड से, तो ये आपके पास अनबाउंडेड होता नजर आता है आपको, y बड़े से बड़ा होता चला जाता है। इसी तरीके से अगर आप दूसरी साइड से निकालें तो y माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ नजर आता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद इट, देयरफॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या कहते हैं इसके बारे में? द फंक्शन ग्रोज टू लार्ज टू हैव अ लिमिट। g of x has no limit as x approaches zero because the value of g grows arbitrarily large in absolute value as x approaches zero. Therefore, do not stay close to any fixed real number. तो इस तरह के जो केसेस हैं उसमें किसी फिक्स नंबर को y अप्रोच करता हुआ, g ऑफ x जो लिखा हुआ है g ऑफ x अप्रोच करता हुआ नजर नहीं आता। जैसे आप x को जीरो की तरफ लेके जाते हैं, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती तो g ऑफ x किसी नंबर को अप्रोच करता नजर आता। दैट इज नॉट हैपनिंग हेयर, देयरफॉर हम ये कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एज x अप्रोचेस जीरो जी एक्स बिकम्स बिगर एंड बिगर। या फिर जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ अगर आप नेगेटिव साइड से अप्रोच करते एक्स लेस देन जीरो पे, एस एक्स लेस देन जीरो से जीरो की तरफ आते, तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ ग्रो करता हुआ नजर आता। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक ठीक है जी। तो ये थी दो तीन बातें। अब आप आ जाएं तीसरे वाले ग्राफ पे। अब ये कोई बता सकता है इस तीसरे सी ग्राफ में क्या इशू है? देखिए जरा, कोई भी जवाब दे दे, कोई जिसको जो भी समझ में आ रहा है, गलत हो सही हो जैसा भी हो, इस ग्राफ के साथ क्या इशू है? सर नोड और एंटी नोड सेम आ रही है। थोड़ा बता दें इसका, तीसरे ग्राफ की एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, कैसे? नोड एंटी नोड का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में होता था ना आपका, स्टैंडिंग वेव में। है जी? जी सर। फिजिक्स में था ना नोड और एंटी नोड का। यस सर। देखिए इसमें और क्या समझ में आता है? ये स्टैंडिंग वेव, चलो स्टैंडिंग वेव तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या समझ में आता है इसको देखते हुए? सर इसकी जो वेव है वो कांस्टेंट नहीं है। हाँ, इसकी जो, इसको देखें ना, वेव के अंदर है क्या? y इज इक्वल टू जीरो जब x आपका लेस देन जीरो है, लेस देन इक्वल टू जीरो है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये लिखी हुई है कि साइन ऑफ x जो है ना, साइन ऑफ 1/x है। जब x जीरो से बड़ा है तो साइन ऑफ 1/x है, y बराबर है साइन ऑफ 1/x के। ठीक है। तो इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको अप्रोच करते हैं फॉर एक्स लेस देन जीरो की तरफ से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से अगर आप जीरो को अप्रोच करते हैं फिर तो चलो ये जीरो नजर आ रहा है आपको। लेकिन अगर आप दूसरी साइड से अप्रोच करेंगे, दूसरी से मुराद है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो से अगर अप्रोच करेंगे, तो जैसे ही आप इसके जीरो के करीब जाते जाएंगे तो 1/x की वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। यानी कि सपोज x आपका 0.001 है, तो 1/0.001 कितना हो जाएगा? इसका अगर रेसिप्रोकल है कितना हो जाएगा? 1, 2, 0, 0, 1, 3। ये 1000 हो जाएगा ना, 1000 हो जाएगा तकरीबन।
यानी कहने का मकसद है कि जैसे जैसे आप एक्स को एक्स को जीरो के करीब लेते जाएंगे फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी राइट हैंड साइड से, तो वन अपॉन एक्स की वैल्यू बड़ी सी बड़ी होती चली जाएगी। तो वन अपॉन एक्स है क्या चीज? ये फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इतनी बढ़ जाएगी कि वी कैन नॉट फाइंड आउट इवेलुएट दी फंक्शन, या फंक्शन जो है वो आपका मतलब ये है कि मल्टी वैल्यूड बन जाएगा, या फिर एक ही एक्स की वैल्यू पे उसकी बेतहाशा इनफाइनाइट वैल्यूज निकल के आ रही होंगी। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बिकम्स टू लार्ज फॉर द वैल्यू टू एग्जिस्ट। तो वो किसी एक वैल्यू को अप्रोच करता हुआ नजर नहीं आएगा आपको व्हेन वी अप्रोच फ्रॉम एक्स ग्रेटर देन जीरो से। तो देयरफॉर इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी है कि आप दोनों साइडों से जब अप्रोच करें तो आपके पास फंक्शन किसी सेम वैल्यू को, किसी एक वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू को अप्रोच करता हुआ नजर आना चाहिए, चाहे एक्स लेस देन जीरो से अप्रोच करें या ग्रेटर देन जीरो से। तो इस केस में भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखेंगे वही वाला केस है। The function oscillates too much to have a limit. F of x has no limit as x approaches 0 because the function value oscillates between +1 and -1 in every open interval containing 0. ठीक है ना, यानी कि 1 और -1 तक तमाम उसकी वैल्यूज होंगी, जीरो भी इसमें शामिल है दरम्यान में, क्योंकि जब ये ऑसिलेट कर रहा था देखें जीरो में से कट के गुजर रहा है लाइन, इसको ग्राफ जीरो को काट रही है। तो ये कहता ही है कि फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी इसकी वैल्यू, सिंगल वैल्यू, कोई सिंगल वैल्यू को अप्रोच करते हुए नजर नहीं आएगा। द वैल्यू डज नॉट स्टे क्लोज टू एनी सिंगल नंबर एज एक्स अप्रोचेस जीरो, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जांपल से यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम देखते हैं लिमिट के लॉस। Few basic rules allow us to break down complicated functions into simple ones. When calculating limits, by using these laws, we can greatly simplify many limit calculations. ये जो लेक्चर नोट्स है ना, ये आपको CMS से मिल जाएंगे ना। आपने क्या करना होगा कि इनको एक दफ़ा गो थ्रू करें, और एक दफ़ा ये जितने भी रूल्स और लॉज लिखे हुए हैं ना उसको अपने हाथ से अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। अगर उस वक्त नहीं तो एटलीस्ट अभी ज़रूर लिखें, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, जब तक हम आप उसको लिखते नहीं है ना उस वक्त तक ठीक से समझ नहीं आती। सिर्फ ज़बानी पढ़ने से सुनने से नहीं सीख सकते, प्रैक्टिस इसकी ज़रूरी है। ठीक है जी, तो मेरी आपको ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सजेशन होगी, स्ट्रांगली मैं सजेस्ट करूंगा, बल्कि आपको कहूंगा कि यार इस तरीके से लिखें ज़रूर, ताकि समझ से सही से आ सके। रूल्स क्या कह रहे हैं जी आपको? अब ये कहता है कि L, M, C, K आर रियल नंबर्स, और लिमिट x अप्रोचेस C, f of x इज इक्वल टू L। और लिमिट जब आप लगाते हैं x, यार ये अभी जो है ना, एक मिनट, ये काम मैं कर दूं ना यहाँ पे। इसकी वो जो है सेटिंग्स कहाँ पे होती है इसकी? वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम। सर इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं? जी जी, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है इसकी। ओके। अच्छा ठीक है, इसको इसमें यार वो एक ऑप्शन होता है जूम के अंदर ना, मैं वो देखना चाह रहा था। अच्छा ठीक है, चले। ये जो आपके पास है ना, क्या कहते हैं इसका, लिमिट के जो लॉज हैं वो ये कह रहे हैं आपसे कि अगर हमारे पास जो है ना दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन आपका जो है क्या कहते हैं एफ ऑफ एक्स, एक्स सी और एल, और वो जी एम को कर रहा है, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल है, और
जी ऑफ एक्स की लिमिट क्या थी, m थी, और x इसको अप्रोच कर रहा था उस केस में c को, लिमिट पॉइंट c है दोनों केसेस में। ये सूरत हाल इन्होंने दी हुई है। तो ये उसमें कहता है आगे फर्दर कि सम रूल आपसे ये कहता है कि अगर दो फंक्शन आपस में जमा होंगे एंड इस पर अपने सेम लिमिट पॉइंट की लिमिट अप्लाई की है, तो उस सूरत में आप उन दोनों की लिमिट्स को ऐड कर सकते हैं आपस में। ये उस सूरत में हो रहा है कि लिमिट जो आपके पास है ना, लिमिट पॉइंट वो सेम है। ठीक है, तो अब जैसे आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस c f of x plus g of x, तो दिस थिंग विल बी इक्वल टू सम ऑफ द लिमिट्स, यानी जो लिमिट्स इनकी है उन दोनों को जमा कर दें। अगर आपने फंक्शन को जमा कर दिया और लिमिट ले रहे हैं सम की, तो आपके पास लिमिट जो है वो एडेड आएगी। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देखें कि जैसे आपके पास f ऑफ x जो है वो मिसाल के तौर पे x के बराबर है, और g ऑफ x जो है वो x स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x फिर आपके पास होगा x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अभी ये स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको नजर आ रही है स्क्रीन इस वक्त? यस सर। यस सर। अच्छा, सर हम इस पे एक लिमिट लगाते हैं। मैं कहता हूँ मेरा लिमिट पॉइंट जो है वो 1 के बराबर है, तो मैं इस पे लिमिट लगाता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज 1 f ऑफ x इज इक्वल टू, उस पर लिमिट आप डाल देंगे। मैं अगला स्टेप वो डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, ये 1 आ जाएगा आपके पास। लिमिट x अप्रोचेज 1 g ऑफ x पे लगा देंगे, ये भी 1 आ जाएगा। अब आप इस वाले फंक्शन पे जो इनका सम था उस पे अगर लिमिट लगा देते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ उसको, लिमिट x अप्रोचेज 1 f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 1 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास आ रहा है, विच इज इक्वल टू इन दोनों का जो सम है, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, उसके बराबर है। तो इससे हमें प्रूफ मिल जाता है कि ये जो है, जब आप दो फंक्शंस को ऐड करेंगे तो उनकी लिमिट्स भी, जब हम ऐड करते हैं लिमिट लेते हैं तो उनकी लिमिट्स भी ऐड हो जाती हैं। ये बेसिक सी बात थी। आगे वो क्या कहता है जी, डिफरेंस रूल। ये फंक्शन का अगर डिफरेंस लेंगे तो लिमिट का डिफरेंस आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल है और जी की एम है, तो एल माइनस एम हो जाएगा। जब आप इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं फंक्शन को, तो उसकी लिमिट भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आप लोग ना बेहतर है कि नोट करते जाए, अपने पास ना अपने नोट्स वगैरह में आपको याद रहेगा ये। अच्छा, आगे प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में और आप उसकी लिमिट लेते हैं, तो लिमिट्स उनकी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्वोशंट रूल ये कहता है कि इफ वी डिवाइड वन फंक्शन बाय अनदर फंक्शन प्रोवाइडेड दैट कि वो आपका जो जी ऑफ एक्स है वो उस लिमिट पॉइंट पे जीरो ना हो जाए, तो डिवाइड करने के बाद जब हम लिमिट लेते हैं तो ये आ जाएगा एल अपॉन एम, या आपके पास आ जाएगा एम इज नॉट इक्वल टू, प्रोवाइडेड एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी लिमिट्स, आप जब फंक्शन को डिवाइड करते हैं एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स और लिमिट लेते हैं एक्स अप्रोचेस सी, तो लिमिट्स आर डिवाइडेड, यानी एल डिवाइडेड बाय एम हो जाएगी, एज लॉन्ग एज एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एम जीरो होती हो तो देन यू कांट अप्लाई द क्वोशंट रूल, क्योंकि मैथमेटिक्स में डिवाइडेड बाय जीरो जो है ना वो इलीगल होता है, वो एरर होता है, वो नहीं कर सकते हम, अनडिफाइंड हो जाता है। तो फिर पावर रूल है कि अगर आपका फंक्शन जो है उसकी लिमिट एल होती और आप फंक्शन की पावर ले लेते हैं एन, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, फिर उसकी लिमिट लेते हैं, तो वो लिमिट हो जाएगी इसकी एल ऑफ एल रेज टू द पावर एन के बराबर। ये जो दो पार्ट है ना, इसको जरा मैं सॉल्व अलग से करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये इसमें कंफ्यूजन रहती है अक्सर। ये इस तरीके से है कि आपके पास है एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स है मिसाल के तौर पे, एक्स एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर कर ले 4। ठीक है, अच्छा इसकी अगर आप लिमिट लेते हैं x अप्रोचेस 1 f of x that is equal to limit x approaches 1 आगे x is equal to 1।
अब आप इसकी लिमिट लेना चाह रहे हैं, ये आपको इस तरीके से गिवन है, एक्स इसकी पावर में 4 है, तो इसकी आप लिमिट लेना चाहते हैं, एक्स अप्रोचेस से फॉर एग्जांपल। अब ये लिमिट पॉइंट सेम होना चाहिए, याद रखिएगा, ये नहीं कि किसी और लिमिट पॉइंट पे आप ले लें इसको, यानी जो सी की वैल्यू है ये वाली दोनों केसेस में सेम होनी चाहिए जब हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं इस तरह का। तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा कि आप इसकी जो लिमिट है 1 raised to the power 4 कर लें, तो ये 1 के बराबर आ जाएगी। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको साथ में इसके बता दूं, ये हमने बेसिकली क्या किया, L raised to the power, दिस इज L, और L raised to the power 4 कर दिया हमने इसमें, जो ये आंसर दे रहा है। अब मैं एक और बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल x, ठीक है, और आप f of x रेज टू द पावर 4 की लिमिट निकालना चाहते हैं, पहले लिमिट आपको गिवन नहीं थी, पहले फंक्शन सिर्फ गिवन था, x अप्रोचेस 4 कर लें बेशक, तो आप ये काम कर सकते हैं इसके साथ कि लिमिट को अंदर ले जाएं पावर के, x अप्रोचेस 4 f of x, बाहर 4 लिखा हुआ है, फिर ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 4 और x लिख देंगे और पावर में 4, फिर आप इसको लिख देंगे 4 बाहर 4, और इस तरह से फिर जो भी इसका आंसर कितना बनता है x रेज़ टू द पावर 4, x रेज़ टू द पावर 4 कितना बनता है बच्चों, कैलकुलेटर निकाल के बताएं यार जरा रिजल्ट। सर 256। 256, ठीक है, 256 बन जाएगा, फिर इसका x का स्क्वायर होता है 256 बनेगा, 4 और 4 16, 4 और 4 जो है 4 4 का कितना होता है 16 होता है, और 16 6 6 हाँ 36 होता है, ठीक है, 36 बनेगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा 3। तो अभी तक आप लोग कुछ समझ में आ रहा है, फॉलो कर रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा? आ रहे समझ में सर। यस सर। हम लोगों की लेकिन पार्टिसिपेशन थोड़ी कम है, पता नहीं बाकी बच्चे किधर हैं। अब मैं एक और दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ साथ ही इसके, कि ये मुकद्दस फातिमा और वो इंशा नहीं है। सर मैं आ गई। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अब एक और जो है ना फंक्शन आप देखें, सपोज आपके पास है एफ ऑफ एक्स, मिसाल के तौर पे एक्स प्लस 1 के बराबर है ऐसे, और हमें जो है इन्होंने इस तरीके से दे दिया जी इसका क्यूब रूट, और कहते हैं जी कि इसकी लिमिट फाइंड करें एज एक्स अप्रोचेस 1 फॉर एग्जांपल। तो इसके लिए हम ये करेंगे, लिमिट अंदर ले जाते हैं, मतलब अंडर द रूट ले जाएंगे, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 1 एफ ऑफ एक्स, ये अलाउड होता है, यानी लिमिट में हम इस तरह से कर सकते हैं, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 1 एक्स प्लस 1, और ये फिर लिमिट आप इसकी वैल्यूएट कर देंगे, 1 डाल देंगे 2 आ जाएगा इसमें, और फिर 2 का जो है क्यूब रूट, क्यूब का जो भी क्यूब रूट आता है कैलकुलेटर से निकाल के लिख दें इसका आंसर। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके पास पावर हो, फंक्शन पावर दियो, फंक्शन रेज टू द पावर एनी पावर, पहले आपकी जो है वो पावर इंटीग्रल पावर थी, पहले वो इस तरीके से थी, पिछले वाला जो भी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, अब आपकी पावर जो है वो फ्रैक्शनल पावर है, यानी क्यूब रूट का मतलब होता है कि पावर 1/3 है इसकी। तो जो दोनों केसेस में हम इस तरीके से लिमिट एवेलुएट कर सकते हैं इसकी, लिमिट को आप अंडर द रूट ले जाएं, पावर के अंदर ले जाकर इसको एवेलुएट कर लें, और फिर इस तरीके से आप उसकी गिवन फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर लें, ये अब कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे। मैं एक दफ़ा क्विक रिव्यू देता हूँ आपको। दो फंक्शंस, अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी लिमिट एल है फॉर अ लिमिट पॉइंट सी, जी ऑफ एक्स फॉर अ लिमिट पॉइंट सी एम है, तो फॉर द सेम लिमिट पॉइंट, यानी लिमिट पॉइंट कहते हैं सी को, एक्स अप्रोचेस अ लिमिट पॉइंट, एक्स अप्रोचेस सी, तो वो फंक्शन का सम जो है वो बराबर होगा उनकी लिमिट्स को ऐड कर दें, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस सी applied on to the function to the sum of the functions f of x plus g of x is equal to l plus m, उनकी लिमिट्स को जमा कर दें। इसी तरह अगर फंक्शन का डिफरेंस है तो लिमिट्स को का फर्क डिफरेंस माइनस कर दें इसमें से, अगर वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लिमिट को कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दें,
अगर वो आपस में फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिमिट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो लिमिट्स डिवाइड हो जाएंगी, प्रोवाइडेड m इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर पावर में जा रहे हैं तो वो लिमिट की पावर में l रेस टू द पावर n हो जाएगा। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट nth रूट है तो वो l रेस टू द पावर 1/n हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये कैलकुलेट होगी। एग्जाम्पल नंबर 5, ये एग्जाम्पल नंबर 5 आप प्लीज सॉल्व करके देखें। एग्जाम्पल नंबर 5 अपने नोट्स में लिखें और इसको Okay, आंसर निकालें इसका। मैंने सॉल्व Okay, sir. अगले स्टेप में, जरा आप लोग सब जो है ना अपनी नोटबुक्स में इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करें कि ये एक आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पे हम लिमिट अप्लाई की है x अप्रोचेस c, इसको एवेलुएट करके इसका आंसर मुझे बताएं क्या आता है। ठीक है जी, x³ + 4x²। x³ + 4x, आगे क्या था? 4x